ठीक है, आज हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेल बायोलॉजी में 4 टॉपिक्स हैं जो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग से रिलेटेड है। अगर आप सीसीआर के सिलेबस को फॉलो करें, इसमें सेल साइकिल रेगुलेशन, सेल सिग्नलिंग, कैंसर और एपोप्टोसिस आती है। ये 4 टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। ये चारों ही टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इनिशियली प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि सभी टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, तो जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को एप्रिशिएट कर पाते हो। ठीक है, इन जनरल आप भी जानते हो जैसे सेल साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो आज के समय में हम लोगों का अवेयरनेस है, जिनको हम लोग G1, S, G2, M स्टेज में डिवाइड करते हैं और इन स्टेजेस में अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, है ना? अलग-अलग स्टेज स्पेसिफिक लाइक एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है? तो पहले हम लोग देखें वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जिनके बेसिस पे बताया गया था कि अलग-अलग स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में कौन से फंक्शंस होते हैं। फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर अलग स्टेज में अलग-अलग फंक्शंस होते हैं, तो इसका मतलब कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होगी जो इंश्योर करती होगी कि इस स्टेज में ये फंक्शंस हो, तो रेगुलेटिंग एजेंट्स क्या हैं, ठीक है? फिर उसके बाद फर्दर डिस्कवरी हुई लाइक ये जानने की कोशिश करी गई कि अलग-अलग स्टेज पे किस तरह से डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंट्स वर्क करेंगे और इन एजेंट्स में अगर कोई परेशानी हो जाए तो क्या होगा, है ना? जैसे कैंसर क्या है? कैंसर इज़ द फेल्योर ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, यानी all those agents which are regulating cell cycle, if they fail to carry out their functions, then cell division will take place in an unregulated manner, and this uncontrolled cell growth is what we call cancer, है ना? तो अगेन आप समझ सकते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन इज रिलेटेड विद कैंसर. What causes a cell to divide? Like there are presence of abundance of growth factor. So growth factor will signal a cell to go for cell division. Obviously, in any signaling system, there are ligand, there are receptors, and then intracellular signaling proteins which pass on that information from the surface to the genes of concern, which are responsible for. So, in this case of cell cycle regulation, like suppose there are certain signals which are passed on a cell to indicate it to go for cell division. And suppose if this signal is given continuously, so again cell division will take place in uncontrolled way. We call it cancer. So all these topics are related with each other. ठीक है? यू विल हैव टू स्टिक टू योर नोट्स. अपनी बुक को बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें और थोड़ा बहुत मैं आपको अलग से एनरिच भी करूँगा. ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लाइक सेल साइकिल रेगुलेशन में एंटर करने के पहले एक और चीज़ कर लेते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड सी वैल्यू पैराडॉक्स. सी वैल्यू क्या होती है उसको समझ लेते हैं. पैराडॉक्सिकल उसमें क्या उसको समझ लेते हैं. ठीक है? तो जो डीएनए का कंटेंट किसी अनरेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस में होता है, जो डीएनए कंटेंट एक अनरेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसको हम सी वैल्यू बोलते हैं. ध्यान से समझिए, अनरेप्लिकेटेड रेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस में, यानी जो ज़ाइगोट में होगा, जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में होगा, वो इसका दुगना होगा, है ना? तो अगर मान लिया अनरेप्लिकेटेड गैमेटिक न्यूक्लियस में सी है, तो एडल्ट इंडिविजुअल में 2C हो जाएगा. ठीक है? अब C does not represent ploidy. C is the amount of DNA content in the unreplicated gametic nucleus. It is not indicating ploidy level. Like for example, what is ploidy? जैसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लो, तो ह्यूमन बींग्स में हम लोग गैमीट्स को हेप्लॉइड बोलते हैं, वी इंडिकेटेड विद द एन, और एडल्ट इंडिविजुअल को डिप्लॉइड बोलते हैं और 2N से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर हम वीट का ले लें, ठीक है? तो वीट में जो एडल्ट इंडिविजुअल होता है वो हेक्साप्लॉइड होता है, तो उसको 6N बोलेंगे, और जो गैमीट होता है वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, तो 3N कहलाएगा. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सी वैल्यू और एन को कंपेयर करें तो सी और एन अलग-अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है. जैसे कि वीट के केस में सी वैल्यू like 1C is equal to 3N. Well, in the case of human, you can say C value is equal to N value. Okay, so C value is simply indicating the amount of DNA. It is not indicating the ploidy level. In earlier times, when we were not aware of how the genes are structured,
So we would take as if there is more amount of DNA, that means there will be more genes. So in a way you can say, like, if there is a complex organism, as it requires many number of genes to carry out all those complex functions, it must have more DNA content. And if you compare the DNA content of prokaryotes and eukaryotes, normally you get to see like the DNA content in the case of eukaryotic nuclei is always greater than a prokaryotic cell. So that supports this hypothesis, like a eukaryotic organism being more complex, it needs more genes, and that is why it has more DNA content. Okay, so we're in a way we were saying like DNA content is representing, or it is equivalent to complexity. If there is more DNA, that means organism is more complex. Okay, this was the notion earlier, till we were not aware about the structure. Because as now अभी जैसे आपको पता है जीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो जीन की स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता है कि नॉट होल डीएनए इज पार्ट ऑफ ए जीन। जैसे किसी जीन में, यूकैरियोटिक जीन में देखिए तेरा इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स डीएनए का तो पार्ट है, बट जीन का पार्ट तो नहीं है। बिकॉज व्हेन they get translated, only exon participate in formation of protein or polypeptide. So intron was not taking part in that process, but they are present, they're contributing to DNA content. So DNA कंटेंट से आज के समय में, जैसे पहले हम बता रहे ना, पहले ही मान के चलते ज्यादा डीएनए कंटेंट होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, वो बात जब आप जीन की स्ट्रक्चर समझते तो आपको समझ में आता है कि डीएनए कंटेंट अलोन डज नॉट इंडिकेट कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? उसका एक बहुत अच्छा सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला कि जनरलाइजेशन इस टाइप का बन गया था कि ज्यादा डीएनए कंटेंट मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें डीएनए कंटेंट ज्यादा हो, इस टाइप का एक जनरलाइजेशन उस समय आ गया था। और इसी जनरलाइजेशन को, जो जनरलाइजेशन का समथिंग विच यू नॉर्मली गेट टू सी, बट इफ यू गेट एन एविडेंस विच इज अगेंस्ट दैट नॉर्म जो आपको जनरली देखने को मिल रहा था, तो वो सिचुएशन कहलाती पैराडॉक्सिकल। अब जैसे कि अगर हम सेलेमेंडर की बात करें, सेलेमेंडर हैज गॉट मोर देन 40 टाइम्स डीएनए कंटेंट एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग्स। So this is paradoxical, because in no way you would say that salamander amphibia is more complex than human beings. In any case, you would agree that humans are more complex. So how could a less complex organism carry more DNA, like 40 times more DNA than human beings? So this was paradoxical. And explanation of this thing was difficult. क्योंकि अभी तक हम लोग मान के चले थे डीएनए कंटेंट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा डीएनए मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे वो सिचुएशन रिवर्स हो गई। इन द मीनवाइल वॉटसन केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल जीन डेंसिटी। ठीक है, तो जीन डेंसिटी जो है ज्यादा प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है, जीन डेंसिटी इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ जीन्स को आउट ऑफ टोटल डीएनए। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो व्हाट इज जीन डेंसिटी? इट इज द नंबर, एवरेज नंबर ऑफ जीन्स पर मेगा बेस ऑफ जीनोमिक डीएनए। ध्यान से समझिए, इट इज द average number of genes per megabase of genomic DNA. Thus, if an organism has 5,000 genes and genome size is 50 MB, then gene density for that organism comes out to be 100 genes per MB. Okay. अब हुआ क्या? If you calculate, if you look at the gene density amongst different organisms, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जीन डेंसिटी नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें लो है, और जो प्रिमिटिव लाइक प्रोकैरियोट्स या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जीन डेंसिटी हाई है। ठीक है, सो व्हेन द जीन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड, एंड इनवर्स, ध्यान समझिएगा, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड जीन डेंसिटी इज ऑब्जर्व। इनवर्स रिलेशनशिप मिलना मतलब जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसमें जीन डेंसिटी लो है, जो लेस कॉम्प्लेक्स है उसमें जीन डेंसिटी हाई है। In other words, the less complex the organism, higher the gene density. That is, highest gene density is found in viruses. ठीक है, और इसको आप अच्छे से समझ भी सकते हो कि भाई जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरस, बैक्टीरिया की बात करते हैं, सो स्मॉल इन साइज, they do not have luxury to carry too much of DNA because of their smaller size. So they want to utilize each and every nucleotide very efficiently, because they cannot carry DNA which is not part of any gene. Why would they carry that? Because they have size constraint. They want to be efficient. And even in the case of viruses, you get to see what we call overlapping genes. Normally, we say in the case of genetic code is non-overlapping. Like codon, if a nucleotide becomes part of one codon, it cannot become part of another codon. This is what the general expression is.
है ना? Generally this is how we say. But when you look at viruses, we'll see that there is something called overlapping genes, like one nucleotide could become part of three different genes. So this is one way of utilizing nucleotides more efficiently, because they, as I said, they're not having luxury of carrying too much of DNA. So they have to carry very small amount of DNA, and that need to be efficiently utilized. Okay, so for this reason, all the simpler organism have got high gene density as compared to the complex organism which has got lower gene density. जैसे यहाँ पे देखे दिया हुआ है, अगर आप प्रोकैरियोट्स के केस में देखें तो जीन डेंसिटी मच हायर है अगर आप यूकैरियोट से कंपेयर करें, है ना? और उसमें भी अगर आप ह्यूमन बींग्स में देखें जस्ट 6.25, है ना? अगर आप इसमें अरेबिडोप्सिस में देखें 220, सी एलिगेंस में देखें 190, और वहीं अगर आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देख लीजिए, है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस में 960, तो इन सब में देखिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जीन डेंसिटी जो है ये शब्द बेटर रिप्रेजेंट करता है फंक्शन एस्पेक्ट, क्योंकि टोटल डीएनए का कितना पार्ट एक्चुअली में यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे अभी मैंने बोला कि है कि जीन डेंसिटी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में लेस है ना? जितने कॉम्प्लेक्स उनमें जीन डेंसिटी लो है, जो लेस कॉम्प्लेक्स उनमें जीन डेंसिटी हाई है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे? हाउ कुड इट बी पॉसिबल? तो उसकी 2 वजह आइडेंटिफाई करी जाती हैं। एक तो होता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म, जीन साइज़ टेंड्स टू इंक्रीज़। जीन साइज़ ज़्यादा होगा, तो डीएनए ज़्यादा कैरी करना पड़ेगा, तो डीएनए अमाउंट ज़्यादा होगा। डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होगा, जीन डेंसिटी कम हो जा रही है। दूसरा, इंक्रीज़ इन डीएनए कंटेंट बिटवीन जीन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरजेनिक सीक्वेंसेस, यानी 2 जीन्स के बीच में जो डीएनए कंटेंट है। द डीएनए कंटेंट व्हिच is not part of any of the gene, but it is still present. That is what we call intergenic sequence. So these two probably contribute to why you have got low gene density in case of eukaryotic और higher organisms. अब इन दोनों को फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे किसी भी जीन में आप देखिए, एक तो इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं, उसके अलावा जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी पाए जाते हैं, है ना? 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर। आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मुझसे पढ़ चुके हैं, तो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट, है ना? लाइक इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ लाइक कोई भी यूकैरियोटिक जीन का एग्जांपल ले लो या प्रोकैरियोटिक जीन का एग्जांपल ले लो, सब में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट है, दे विल कंट्रीब्यूट टू डीएनए। दे आर प्रेजेंट इन द डीएनए बट दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, सो दे आर प्रेजेंट इन अ जीन कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द जीन। तो जीन की साइज बड़े होने की वजह क्या होगी? एक तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, दूसरा प्रेजेंस ऑफ regulatory sequences. Okay, so as organisms become increasingly complex, there is a significant increase in region of DNA required to direct and regulate transcription, which जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Regulatory sequences. Moreover, protein encoding genes in eukaryote frequently have introns. What are those? These are non-protein coding regions. The presence of intron can increase dramatically the length of DNA required to encode a gene. For example, average transcribed, बहुत अच्छा डेटा है, average transcribed region of a human gene is about 27 kb, whereas the average protein coding region is 1.3 kb. Thus, only 5% of the average human protein coding gene directly encodes the protein. Remaining 90%, 95% is made of intron. यानी total जीन का केवल 5% वो प्रोटीन कोडिंग पार्ट बनता है, बाकी 95% जो है वो प्रोटीन का पार्ट भी नहीं बनता, बट वो जीन में प्रेजेंट है। अब जीन में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जीन की साइज को इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमने जो इंक्रीज इन जीन साइज क्या कहा, उसका आपको एग्जांपल मिल गया कि प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स एंड प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जीन्स। दूसरी चीज हम लोग बोली प्रेजेंस ऑफ इंटरजेनिक डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू जीन्स। इंटरजेनिक डीएनए को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं यूनिक डीएनए, एक को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। नाम से पता चला, यूनिक डीएनए मतलब जो सिंगल कॉपी होंगे, जिनकी बहुत मल्टीपल कॉपीज नहीं हो, रेपिटेड भी जो मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होंगे, ठीक है? तो पहले यूनिक डीएनए की बात करें तो दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/4 ऑफ द इंटरजेनिक डीएनए. These regions comprise many of the appropriate apparently non-functional remains, including, ध्यान दीजिएगा, non-functional mutant gene fragments and pseudogenes. यानी जो नॉर्मली फंक्शनिंग जीन है उसका डुप्लीकेशन हो गया सपोज, और वो डुप्लीकेट होके म्यूटेट होके वो जीन के बीच में इंटरजेनिक पार्ट में इंसर्ट हो गई। अब चूंकि वो
प्रोटीन तो बना रही, तो कोई उसके ऊपर इवोल्यूशनरी प्रेशर तो है नहीं अपने आप को फंक्शन मेंटेन करने का, तो वहाँ पड़ी हुई है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में। ठीक है, वो आपको पता कैसे करता है ये जीन का पार्ट, जब आप उसकी सीक्वेंस एनालिसिस करते हो तो आपको दिखाई इसका सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर जीन से मिल रहा है। अब देखिए नेचर में ऐसे एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए, हमेशा होते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते, कुछ नहीं सक्सेसफुल होते। मान लीजिए डुप्लीकेशन हुआ, देखिए आप रियलिटी में सोचिए, कोई फंक्शनिंग जीन जो फंक्शनल जीन है उसमें आप ज़्यादा म्यूटेशन नहीं करोगे। क्योंकि फंक्शनल जीन में जैसे सिकल सेल एनीमिया में देखिए एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज करते हो, उस आरबीसी का शेप चेंज हो गया, उस आदमी का जीना मुश्किल हो गया। तो जो ऑलरेडी फंक्शनिंग जीन है आप नॉट डायरेक्टली उनमें चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करते, आप क्या करते हो उसको डुप्लीकेट करते हो, और डुप्लीकेट जीन में फिर म्यूटेशन करके देखो, उस म्यूटेशन से अगर वो डुप्लीकेटेड जीन कोई आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स दे रही है, तो वो धीरे धीरे मेटिंग के थ्रू पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाएगा, और अगर उससे आपको कोई डिसएडवांटेज हो रहा है तो वो आपकी डेथ के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि किस तरह से, जैसे अब जैसे ग्लोबिन फैमिली जीन्स का नाम आपने सुना है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, दे ऑल बिलोंग टू द ग्लोबिन फैमिली। सेम जीन के डुप्लीकेशन से तो है ना अलग-अलग तरह की जीन्स बन गई, और सबके अलग-अलग फंक्शनल रोल्स हैं। तो ऐसे ही होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए। अब देखिए कितने फायदे हो गए, इम्यूनोग्लोबिन्स बन गई, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट हमेशा होते रहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल जो फ्रैगमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए 2 जीन्स के बीच में इंटरजेनिक पार्ट में, और यहाँ पे हम उनको यूनिक बोले क्योंकि इनकी सिंगल कॉपीज़ होती है, मल्टीपल कॉपीज़ नहीं होती, ठीक है? उसके अलावा अगर रेपिटेटिव, ये नाम से पता चला वो मल्टीपल कॉपीज़। अब रेपिटेटिव डीएनए कई तरीके के होते हैं, जैसे इनको हम तो जनरल क्लास में डिवाइड करते हैं, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए एंड जीनोम वाइड रिपीट्स। कैसे उनको डिफरेंशिएट करें? बेस्ड ऑन साइज़, ठीक है? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या हो गए? लाइक लेस देन 13 बेस पेयर लेंथ, जो है उसमें डाइन्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, टेट्रान्यूक्लियोटाइड, पेट्रा, है ना? आप इतना तो समझ ही सकते हैं, जितना ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड सीक्वेंस होगा उतना रेपिटिशन के चांसेस कम हो जाएंगे, उतने सभी एक साथ मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस की गुंजाइश कम होती है ना, जितना छोटा उसके रेपिटिशन के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन माइक्रोसैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस आर डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सबसे कॉमन होते हैं, ठीक है? These repeats arise from difficulties in accurately duplicating the DNA and represent nearly 3% of the human genome. उसके अलावा क्या होता है? genome wide repeats जो larger than size होते हैं, they can be greater than 100 base pair in length. ठीक है? They are greater than 1 kb, 1000 base pair के बराबर लंबी हो सकती है. Although there are numerous classes of such repeats, the common feature is that all are forms of transposable elements. अब देखिए जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा, although it is tempting to refer to repeated DNA as junk DNA, but actually जंक नहीं है। Had they been junk, natural selection के दौरान they would have been removed. So even after thousands of generations, if they are still existing amongst genome and they are being passed on from one generation to the next generation, so you can understand this junk DNA is not the correct word. This DNA's stable maintenance indicates that they have got some evolutionary role, जो हम बाद में रियलाइज कर पाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका सी वैल्यू और उससे रिलेटेड ढेर सारी कॉन्सेप्ट। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए माइटोसिस, अगर आप नॉर्मल सेल साइकिल की बात करें तो आप जानते हो सेल साइकिल में कौन-कौन सी फेज़ होती है? G1, S, G2 जिसको हम इंटरफ़ेज़ में काउंट करते हैं, देन एम फेज़ या डिवीज़न फेज़, एम फेज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो जो माइटोटिक फेज़ होती है, माइटोसिस के दौरान आप जानते हैं कि उसके समय जो इंटरफेजिक क्रोमेटिन होती है क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाती है, बाकी इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन लाइक थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ठीक है? अब सेल साइकिल के दौरान जैसे हमने पहले ही बोला अलग अलग स्टेज पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उनमें ये कैसे बिहेव करें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो स्टडी ऑफ सेल साइकिल इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट in basic cell biology but also has enormous implications in combating cancer, a disease that results from breakdown in cells ability to regulate its own division. सेल साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एम फेज और इंटरफेज, और अब आप जानते हैं इंटरफेज को हमने अगेन डिवाइड कर रखा है जी1 फेज में, एस फेज में और जी2 फेज में, यहाँ आपको दिया हुआ है ना? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हर फेज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है? एम फेज में माइटोसिस या मियोसिस होगी, है ना? ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सब आप बुक से पढ़ लेना। I'll straightway go to the experimental evidence through which we came to know. अभी मैं सी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जैसे आप जानते हैं कि माइटोसिस के दौरान लाइक एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो जो भी डीएनए कंटेंट है वो एस फेज के समय डबल्ड हो जाएगा,
फिर माइटोसिस डिवीजन के दौरान फिर वो रीस्टोर वापस हो जाएगी। जैसे इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान दें, छोटा सा दिख रहा है, जूम करके देख लीजिएगा, है ना? जीवन में डिप्लॉयड इंडिविजुअल जीवन फेज में 2C कैरी कर रहा है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, जिससे 2C से इंक्रीज करके 4C होगा, जो कंटिन्यू करे G2 फेज में। एम फेज में रिड्यूस होके फिर वो वापस आ गया 2C पे, और इस तरह से सेल साइकिल प्रोसीड करती रहती है ना? एस फेज इज द फेज ऑफ द सेल साइकिल व्हेन द डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। अब जब डीएनए कंटेंट की आप फ्लो साइटोमीटर के अंदर एनालिसिस करते हो, फ्लो साइटोमीटर में क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा केमिकल यूज करेंगे जो डीएनए में इंटीग्रेट हो जाएगा, फ्लोरेसेंस कॉज करेगा, है ना? और उसके बेसिस पे हम मेजर करने की कोशिश करें, जैसे फ्लोरेसेंस कितनी आ रही है, दैट विल इंडिकेट अमाउंट ऑफ डीएनए, एंड दैट विल आल्सो इंडिकेट हाउ मेनी सेल्स आर इन दैट फेज। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखिए, तो यहाँ नंबर ऑफ सेल्स इंडिकेट कर रहा है, ये पीक शो कर रहा है फ्लोरेसेंस की। तो जितनी ऊंची पीक है, इसका मतलब उतने ज्यादा डीएनए, लाइक उतने ज़्यादा सेल्स उस फेज़ में होंगे, तभी तो पीक ऊँची जा रही है। पीक ऊँची क्यों जा रही? फ्लोरेसेंस ज़्यादा है क्योंकि सेल्स की संख्या ज़्यादा है, ठीक है? उसके अलावा तो ये जीवन फेज़ हो गई। एस फेज़ के दौरान देखिए, जीवन के फेज़ के दौरान डीएनए कंटेंट कितना होता है? 2n होता है। फिर एस फेज़ हुआ, जिसकी वजह से G2 फेज़ और एम फेज़ में आपको डीएनए कंटेंट कितना मिला? 4n मिला। पीक की देखिए, इसके कंपैरिज़न छोटी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, अगर जीवन में सेलों की संख्या सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेल जो है जीवन फेज में, ये इस बात को भी इंडिकेट करता है, जीवन फेज इज लॉन्ग फेज। लॉन्ग फेज होने की वजह से सेल जो उसमें पहुंचता है वो थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करेगा, तब अगली फेज में जाएगा। तो ज़्यादा फेज उस सेल में अगर दिखाई दे तो उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, जीवन इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गर फेज। ठीक है, एस फेज स्मॉल फेज होती है, और एम फेज G2 फेज जो है और भी स्मॉलर रहेंगी। अभी हम लोग उसकी और बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही कि ये पीक जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2n से 4n जब शिफ्ट हो रहा है ट्रांजिशन फेज, तो वो एस फेज को इंडिकेट कर रहा है, और 4n G2 और एम फेज को इंडिकेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है। ये वो चीज़ में देखो, अनरेप्लिकेटेड ही है, फिर अंडरगोइंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के दौरान। अब देखिए एक चीज़ और, अभी आपने देखा डीएनए कंटेंट कैसे चेंज हुआ डिफरेंट स्टेजेस के दौरान। इन जनरल, जब अभी तो हमें पता है ना, जीवन ये है, एस सी है, G2 है, एम क्या, पहले हमें क्या पता था? एस फेज पता चलती थी, क्योंकि एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो अगर आप रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ऐड कर दो, तो थाइमिडीन उस डीएनए में एंटर कर जाएगा, जिससे आप यूवी रेज में पता कर सकते हो, है ना? तो थाइमिडीन को यूटिलाइज करा गया ये जानने के लिए कि रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए इंटीग्रेट हो रहा है। रेप्लिकेशन के दौरान हुआ, यानी इस एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन हुई, ये आपको पता चल गया। एम फेज के दौरान इंटरफेजिक क्रोमेटिन विजिबल क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाती है, तो एम फेज भी इजीली डिसर्नेबल होती है, आपको पता है ये एम फेज है, ये एस फेज है। उसके अलावा और क्या फेजेस, वो भी हमको नहीं पता। तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। उन्होंने क्या करा कि थाइमिडीन को एक कल्चर में, कल्चर ऑफ सेल में डाल दिया कुछ समय के लिए, ठीक है? और उससे कुछ पॉपुलेशन ऑफ सेल निकाले, जिनको फिक्स किया, ड्राई किया, और स्लाइड पे एग्जामिन किया ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। उसमें क्या पाया कि उसमें कुछ सेल्स जो थे, उनमें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई मिले। अब लॉजिकल है, इतने सारे सेल्स में जो कुछ सेल्स रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई वाले मिले, वो कौन से होंगे? वो होंगे जो माइटोसिस में उस समय जो एस फेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही थोड़े से होंगे। बाकी कोई भी सेल में लेबलिंग नहीं हुई। एस फेज के दौरान ही तो थाइमिडीन जुड़ जाएगी, तो वो थोड़े बहुत जो उस फेज में होंगे, वो आपको लेबल्ड दिखे, बाकी एक भी लेबल नहीं दिखे। ठीक है, तो पहली तो ये चीज आपने करी। तो उससे क्या हुआ कि उनको ये पता चला कि यार, लेबलिंग इस फेज में, क्यों माइटोटिक क्रोमोसोम एम फेज में बिल्कुल भी लेबलिंग नहीं हो पाता। एम फेज में मैंने आपको बोला कि माइक्रोस्कोप को में आप एम फेज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि एम फेज में क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगते हैं। तो आपको पता ही है एम फेज, और एम फेज में बिल्कुल भी लेबलिंग नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट को समझ, जैसे आपको पता है आज के समय हम ऐसे करते हैं, G1 एस, G2 और एम फेज, इन फेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एम फेज में हमको क्लियरली पता है कि लेबलिंग नहीं हो रही है।
ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, अब थोड़ा और पहले एम फेज़ के और पहले लेबल करने की कोशिश करी, है ना? यानी G2 फेज़ में, G2 फेज़ में भी कोई लेबलिंग नहीं हुई। आज आपको पता है कि एम के पहले G2, पहले उनको नहीं पता था, बस आप समझो कि एम के और पहले जब लेबल करने की कोशिश करी, तो तकरीबन 3 घंटे पहले तक जब भी उन्होंने लेबल किया, एक बार भी लेबलिंग नहीं हुई। उसके बाद पहली बार लेबलिंग यहाँ पे मिली। ये पॉइंट कौन-सा है? जहाँ पे एस फेज़ एंड हो रहा है। इसके पहले और लेबल करो तो लेबलिंग मिलती रहेगी। ठीक है? तो इस डेटा को उनने इस तरह के ग्राफ पे डिपिक्ट किया, ऐसे करके। तो देखिए, G1 फेज़, एम फेज़ तो दिखाई देती, तो एम फेज़ की चर्चा ही नहीं कर रही। G1 फेज़ में लेबलिंग नहीं हो रही, जो लगभग 3 घंटे की थी। दिस इज़ अबाउट 3 आवर्स, ठीक है? 3 आवर्स के पहले जब लेबल किया, हम लोग उल्टा चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, एम फेज़ में नहीं हो रहा, G1 के और पहले अगर किया, तो पहली बार हमको लेबल्ड क्रोमोसोम दिखाई दिया। जो पहली बार लेबल्ड क्रोमोसोम दिखाई दिया, वो किस फेज़ में होगा? वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज़ होगा। और इसको और फर्दर करोगे तो लेबलिंग मिलती चली जाएगी। ठीक है? तो इनने क्या करा, जहाँ से लेबलिंग मिल रही है, ग्राफ में जो डेटा शो किया ना फ्लोरेसेंस से जो लेबलिंग का डेटा मिला, उसमें देखिए जिस पॉइंट पे यहाँ प नोटिस करिए 50% से ज़्यादा माइटोटिक सेल लेबल्ड हैं, वो हो गया आपका बिगिनिंग ऑफ एस फेज़। यानी वहाँ से एस फेज़ का एक एंड वहाँ पे है। तो इस ग्राफ को जैसे आप बढ़ना शुरू किए तो 50% पॉइंट यहाँ पे था। यानी यहाँ से आप एस फेज़ का ड्यूरेशन स्टार्ट कर सकते हो, दूसरा एस फेज़ यहाँ तक गई। तो आपने जब यहाँ पे इसको नीचे किया और यहाँ पे ये तो 3 आवर्स पे था, ये लगभग आप समझिए 13 आवर्स पे आया। तो आप कह सकते हो कि 10 आवर्स की आपकी एस फेज़ हो गई, ठीक है? और G2 3 आवर की हमें पहले ही पता है ना? यहाँ देखिए G2 3 आवर्स की थी। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि एम फेज़ में लेबलिंग नहीं हुई, उसके पहले करा तो नहीं हुई, और पहले किया तो नहीं किया, और पहले किया तो नहीं, G2 फेज़ में और पहले किया तो एक बार लेबल्ड क्रोमोसोम दिखाई दिया, वो क्या था? टुवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज़। तो वो डेटा हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब सेल साइकिल तो गोल-गोल घूमती चली आ रही। तो जिस पॉइंट पे यहाँ 50% स्टार्ट हुआ एक सेल साइकिल और दूसरी साइकिल जहाँ पे 50% से स्टार्ट हुआ, ऐसे करके सेल साइकिल होती है। अरे भाई! क्या गज़ब की सेल साइकिल बनी है। ऐसे करके बना देते हैं, है ना? तो सर्किल में है, अगर यहाँ पे G1 है, यहाँ S है, यहाँ पे G2 है और यहाँ पे M है। ठीक है? तो आप देखिए एक एस फेज़ जहाँ से स्टार्ट हुई और उससे दोबारा एंड तक यहाँ दोबारा वापस आ गई। एक सेल साइकिल पूरी हो गई, है ना बच्चों? इस जगह से अगर हम दोबारा लौट के यहाँ पे आ जाएँ, तो एक सेल साइकिल कंप्लीट। तो ऐसे ही जहाँ ये वाला कर्व मिला और दूसरा जगह मिले, वहाँ तक की ड्यूरेशन अगर चेक कर लें, तो वो एक सेल साइकिल का ड्यूरेशन होगा। ठीक है? तो इसको जब हम नीचे गिरा रहे हैं, आ रहा है 30 पे और यहाँ पे था 3, है ना? 3 आवर्स। तो 30 से 3 डिडक्ट कर दें, यानी पूरी सेल साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक की 27 आवर्स की हुई। इतनी बात सबको समझ में आ रही? इतनी बात सबको समझ में आ रही? पूरी सेल साइकिल ड्यूरेशन में इससे निकाल लिया और इन दोनों का ड्यूरेशन हमको पता है, G2 का और S फेज़ का। और M फेज़ का भी ड्यूरेशन सबको पता होता है। M फेज़ स्मॉलेस्ट फेज़ होती है 30 मिनट्स के आसपास या आधे घंटे की। तो अगर आप इन तीनों ड्यूरेशन को जोड़ो, यानी 10, 3, 13 प्लस 0.5 अगर जोड़ दें तो 13.5 घंटा हुआ। अब 13.5 घंटा का तो अकाउंटेबिलिटी हमारे पास ये G2 फेज़, ये S फेज़, ये M फेज़। लेकिन टोटल सेल साइकिल तो 27 आवर्स की थी, यानी कि कुछ और ड्यूरेशन है जो हमारे डेटा में नहीं आ रहा, जिसको नाम दिया गया G1 फेज़, जिसको नाम दिया गया G1 फेज़। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है? तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पे अगर कोई G1 फेज़ की ड्यूरेशन आपसे निकलवा ले, तो आप क्या करो 27 से 10 प्लस 3 प्लस 0.5 यानी 13.5 डिडक्ट कर दोगे। जो बचा हुआ वो आपका ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज़ आ जाएगा। ठीक है? तो अगर कोई इस टाइप का ग्राफ बना के सेल साइकिल का ड्यूरेशन निकलवा ले, एस फेज़ का ड्यूरेशन कहाँ निकालते हैं? जहाँ पे 50% राइज़िंग कर्व, जहाँ पे 50% नीचे वाला कर्व आ रहा है, उस पॉइंट से अगर आप टाइम कर्व पे मिलाओगे, जहाँ पे जो ड्यूरेशन दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एस फेज़।
होल सेल साइकिल का ड्यूरेशन निकाल सकते हो, एस फेज़ का ड्यूरेशन निकाल सकते हो, जी1 फेज़ का निकाल सकते हो, जी2 का देख के बता सकते हो। सब कुछ हो जाएगा, कर लेंगे सब लोग? सब लोग ड्यूरेशंस निकाल लेंगे? जल्दी से बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला अलग-अलग फेजेज़ हैं, है ना? हमने चारों फेज़ को आइडेंटिफ़ाई एम फेज़ ये है, जी1 फेज़ ये, एस फेज़ ये, जी2 फेज़ क्या है। अब इन जनरल आपको पता भी लग एस फेज़ में रेप्लिकेशन हो रहा, एम फेज़ में क्रोमोसोम कन्वर्ट हो रहा, तो साइंटिस्ट को ये भी क्यूरोसिटी हुई कि यार ऐसा क्या है सेल साइकिल के दौरान कि रेप्लिकेशन डी सिर्फ़ एस फेज़ में ही हो रहा है, ठीक है? एक बार रेप्लिकेशन हो गया तो उस सेल साइकिल में दोबारा नहीं होता। यानी जी2 फेज़ में आप दोबारा रेप्लिकेशन कैसे भी इंडिकेट स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करा, एक बहुत इंजीनियस एक्सपेरिमेंट करे थे जिनको बोलते हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, जिनको किया था पोटू राव और जॉनसन ने। अभी आगे आ जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो पोटू राव और रॉबर्ट जॉनसन ने एक्सपेरिमेंट करे। इसमें उन्होंने क्या करा, अलग अलग स्टेज के सेल्स को आपस में फ्यूज कराया और उनका बिहेवियर स्टडी करा। जैसे कि उन्हें सबसे पहले फ्यूजन कराया जी1 और जी2 फेज को एस फेज के साथ। तो सपोज मान लीजिए जी1 फेज सेल को जी2 के साथ जब फ्यूज कराया, तो उन्हें क्या पाया कि जो एस फेज का न्यूक्लियाई है, वो जी1 एस फेज का जो साइटोप्लाज्म है, जब आपने जी1 और एस फेज को फ्यूज कराया, तो एस फेज के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कुछ फैक्टर जी1 फेज के न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने लगते हैं। जी1 एस फेज के पहले आ रही है, तो एस फेज के साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जी1 के न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने लगे। तो इससे एक इंडिकेशन मिल गया, यानी कि एस फेज के साइटोप्लाज्म में कुछ है जो रेप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, देखो क्या लिखा है। व्हेन दे फ्यूज जी1 सेल्स विद एस फेज, दे फाउंड दैट द न्यूक्लियस इन द हाइब्रिड सेल दैट हैज बीन डोनेटेड बाय द जी1 फेज सेल वाज एक्टिवेटेड बाय एस फेज साइटोप्लाज्म टू बिगिन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है? तो एस फेज के साइटोप्लाज्म ने जी1 फेज के न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन इनिशिएट कर दिया। बट अगर जी2 और एस को फ्यूज कराया, तो एस फेज के साइटोप्लाज्म जी2 के न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन को दोबारा स्टार्ट नहीं कर पा रहा। ये प्रूफ भी हो जा रहा कि एक बार रेप्लिकेशन हो गया तो उस सेल साइकिल में दोबारा रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। उसके अलावा उन्होंने और क्या पाया कि जब जी2 हेट्रोकैरियन जो था, जो एस और जी2 फेज को जब आपस में फ्यूज कराया, तो ये जल्दी से एम फेज में एंटर कर गया बजाय एस और एस फेज के। इसका मतलब क्या है, जी2 फेज में कुछ ऐसा है जो एस फेज को एम फेज को, भाई जी1 एस जी2 एम, जी2 के बाद एम आता है, यानी जी2 में कुछ ऐसा है जो एस फेज के न्यूक्लियाई को जल्दी से एम फेज में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है? तो अगेन कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर का रोल आया। ठीक है? इसी तरीके से उन लोगों ने क्या करा, मतलब सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से आइडियाज जो मिले, अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जी1 एंड जी2 फेज के न्यूक्लियाई को एम फेज के सेल के साथ फ्यूज कराया। अब देखिए एम फेज में इंटरफेजिक क्रोमेटिन क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो जब आप जी1 और एम फेज को फ्यूज करते हो, तो एम फेज का साइटोप्लाज्म जी1 फेज के इंटरफेजिक क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कंडेंस होने पे मजबूर कर देती है। और इसी तरह का एम फेज का साइटोप्लाज्म जी2 फेज के सेल को भी क्रोमोसोम में कंडेंस करने की कोशिश करती है। जब आप दोनों के प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देता है। जीवन में सिंगल क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, जबकि जी2 फेज में डुप्लीकेटेड, एस के बाद जी2 आया ना, तो उसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो फिर आपने देखा कि एम फेज के साइटोप्लाज्म में कुछ है जो इनिशिएट कर रहा है इस चीज को। उन्हें फिर क्या करा, उन्हें एम फेज और एस फेज को भी फ्यूज कराया। तो आप जानते हो एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए अलग अलग लूप बना के कोई किसी एंजाइम के कब्जे में, कोई किसी एंजाइम के कब्जे में। अब जब आप कंपैक्शन कॉज करोगे, एंजाइम जब पकड़ रहा है तो डीएनए टूट जाएगा। ठीक है? तो जब आप एस फेज और एम फेज के न्यूक्लियाई को सेल्स को फ्यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, जो एस फेज के न्यूक्लियर डीएनए है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, पल्वराइज क्रोमोसोम को फॉर्म में दिखाई देगा। लिखा है यहाँ पे, ये शब्द सब याद रखिएगा
कि if however a mitotic cell was fused with S phase cell, S phase chromatin also showed compaction, but this compaction led to formation of pulverized chromosomal fragments. ठीक है, तो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको ये पता चला G1 से S में कुछ है, G2 से M में कुछ है ना? ये तो पता चला। ये कुछ क्या है, उसको नाम दिया गया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस का। ठीक है, जिनको हम पहले सीडीसी, सेल डिवीजन साइकिल काइनेसेस के नाम से जानते थे। उनकी कुछ टेबल्स मैं आपको बाद में दूंगा, अभी बस इतना समझ लेते हैं। ठीक है, और ये देखा गया जो सेल साइकिल में अलग अलग स्टेज होती है, ये अलग अलग स्टेज पे रेगुलेशंस होता है, जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स पाए गए। एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ जीवन एक स्टार्ट पॉइंट होता है, अगर सेल इसको क्रॉस कर ले तो पूरी सेल डिवीजन होता है। ऐसे इन G2 फेज में और इसी तरह मिडिल ऑफ माइटोसिस में, जिसको मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन बोलते हैं, वहाँ पे रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, रेगुलेटरी इवेंट होती है। आपने उसको अगर पार किया तो मतलब है ना, लाइक एनाफेज के मूवमेंट में क्या होता है, सेल डिवीजन के बाद 2 न्यूक्लियर 2 सेल्स बन जाएंगे। तो वो ये इंपॉर्टेंट फेज है जो बहुत अच्छे से रेगुलेट करी जाती है। रेगुलेट कौन कर रहा है ना? अभी मैंने बताया, जिनको हम लोग आज के समय में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस के नाम से जानते हैं, पहले हम उनको सेल डिवीजन साइकिल काइनेसेस के नाम से जानते थे। अब आपको करना क्या है, ये रेड जो लिखा हुआ है ना स्लाइड, ये स्लाइड आपके नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। चलेगा बच्चों? अगर मैं इसकी फोटो भेज दूं, विल दैट बी ओके कि पीडीएफ ही भेजूं? आप लोग ले लोगे अपने आप स्क्रीनशॉट, फोटो खींच लोगे क्या? मैं फोटो भेज देता हूँ, मैं भेज दे रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है ग्रुप आपका? देख लो, क्लीन है बच्चों? मैंने भी भेज दिया, अगर ले लिया आपने तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो मैं अभी करा रहा हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पिछले 2 बार से सीएसआईआर का पेपर सेटर कोई पागल टाइप का आ गया है। उसको पुरानी कोई बुक मिल गई और वो उसमें दिमाग लगा रहा है। देखिए, जो नॉमेनक्लेचर है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का, ये बहुत पहले चेंज कर दिया। पहले हम बता रहे, पहले उनको सेल डिवीजन साइकिल काइनेजेस के नाम से जानते थे, बट वो नाम हटा के यूज किया जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। अगर आप ब्रूस एल्बर्ट्स 2021 लेटेस्ट एडिशन देखेंगे, 21 या 22 में जो लेटेस्ट आई थी, है ना, जो पर्पल कलर की है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी बुक में एक टेबल में एक स्टार के पास लिखा है कि सीडीके 1 को पहले सीडीसी 2 बोलते थे, पूरी बुक में, और कहीं नहीं मिलेगा। और लॉडेश में ये इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, बेकर में नहीं मिलेगी, पोलार्ड में नहीं मिलेगी, आप कोई भी बुक ले लो नहीं मिलेगी। किसमें? एक मॉर्गन की सेल साइकिल कंट्रोल की बुक आती 2007 की, मैं उसके कुछ टेबल्स आपको बाद में दूंगा। तो मुझे नहीं पता क्या होशियारी है पुराने नाम से क्वेश्चन बनाने की, और इस पे क्वेश्चंस पिछले 2 बार से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बैच में मैंने क्लासरूम में भी बच्चों को बहुत एनरिच किया इस इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको भी कर रहा हूँ। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, रीड आउट कर लेते हैं कि जेनेटिक एनालिसिस ऑफ सेल साइकिल इन द फिजन ईस्ट Saccharomyces formerly identified a gene called cell division cycle 2, CDC2, याद है? Cell division cycle 2, that is essential for cell cycle progression during G1 to S and G2 to M। ये क्वेश्चन बन के आ चुका है। ठीक है, CDC2 प्लस। The product of this gene is a protein kinase of about 34,000 Dalton, originally called P34CDC2। ठीक है, CDC2 को पहले इस नाम से जानते थे, जिसको आज के समय हम CDK1 के नाम से जानते हैं। Is the prototype for a family of protein kinase that is crucial for cell cycle progression in all eukaryotes. This mechanism of cell cycle control is so well conserved that a human homologue of P34CDC2 can replace the yeast protein, restoring a normal cell cycle to a CDC2 mutant yeast। यानी इस प्रोटीन से इतनी सिमिलर है, अगर CDC म्यूटेंट ईस्ट में आप ह्यूमन की जीन डाल दो, ये प्रोटीन डाल दो, तो सेल साइकिल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, ये इस चीज को शो कर रहा है।
तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जिनको हम पहले सेल डिवीजन साइकिल डिपेंडेंट काइनेजेस के नाम से जानते थे, वो रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने का सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस का। ठीक है? और ये सीडीके जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन काइनेज होते हैं, यानी दो डिफरेंट सब यूनिट्स के बने होते हैं। एक सब यूनिट को हम बोलते हैं रेगुलेटरी सब यूनिट, जिसको बोलते हैं साइक्लिन, और दूसरी कहलाती है कैटालिटिक सब यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। नाम से पता चला, इस कैटालिटिक सब यूनिट की एक्टिविटी डिपेंड करती है रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड है कि नहीं। ठीक है? तो catalytic subunit, the cyclin dependent kinase have no kinase activity unless they are associated with a regulatory cyclin subunit. CDKs are a family of small serine threonine kinases. जरा ध्यान रखिएगा, CDK किस काइनेज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस को। अच्छा, हम लोग टायरोसिन काइनेजेस भी देखेंगे, हम लोग हिस्टीडीन काइनेज टू कंपोनेंट सिस्टम सिग्नलिंग सिस्टम बैक्टीरिया के केस में देखेंगे, तो ये एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज टाइप्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, जब जुड़ते हैं तभी तो एक्टिव होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस इनिशिएट डिफरेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल G1 सीडीके, G1 एस सीडीके, एस सीडीके ट्रिगर है ना, तो अलग G1S क्या करेंगे? एस साइकिल में एंट्री में मदद करेंगे, एस क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेंगे, एम सीडीके क्या करेगा? माइटोटिक में। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग साइक्लिन सीडीके के साथ जोड़ के उस स्टेज के स्पेसिफिक फंक्शन करने में मदद करता है। इन बडिंग एंड फ्यूजन ईस्ट, हाँ, सोनाली अभी मैं एक टेबल लिखाऊंगा बेटा। अच्छा, तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, वो मैं बाद में लिखाऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ आप सीडीके के नाम से याद कर लें और ये जान लें, सीडीके को हम लोग सीडीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? वो अलग से टेबल दूंगा, अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज कर जाओ। तो आज के समय में नॉलेज पहले मैं वो आपको बिल्कुल सॉलिड कर दूं, फिर वो टेबल्स लिखवा दूंगा आपको। अच्छा बेटा, अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, अभी उतना बता रहा हूँ जितना जरूरी है। ठीक है? धैर्य रखो, सब कुछ सिखा दूंगा। एक भी क्वेश्चन इस एरिया का छूटेगा नहीं आपसे। इनवर्टिब्रेट सेल्स बाय कॉन्ट्रास्ट देयर आर 4 सीडी। अब देखो, ईस्ट के केस में सिंगल सीडीके, जिसको हम सीडीके 1 जो सीडीसी 2 है, सीडीके 1 सिंगल सीडीके अलग अलग स्टेज के साइक्लिन के साथ जोड़ के अलग अलग स्टेज पे रेगुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है? ये किसकी बात करें? ईस्ट की बात करें। अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स मेटाजोन्स की केस की बात करें, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपकी बुक और मेरी स्लाइड में भी आ गया है, क्योंकि नई एडिशन बुक में इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। तो ये लाइन आपको अपनी बुक में चेंज करनी है। अपनी बुक ओपन करिए, आपकी बुक में 10 सब यूनिट्स लिखा होगा, यहाँ पे 4 सीडीकेज हैं। आप चाहो तो इस लाइन को एज सच लिख लो, बाद में अपनी बुक वाली को मॉडिफाई कर लेना या उसको काट देना, इसको याद रखना। अच्छा, कर लिख लो, फिर मेरे को बताओ जब हो जाए। यहाँ लिखा है इनवर्टिब्रेट सेल्स बाय कॉन्ट्रास्ट देयर आर 4 डिफरेंट सीडीकेस। इसके केस में सिंगल सीडीके, यहाँ 4 डिफरेंट सीडीके जो अलग अलग स्टेज की साइक्लिन के साथ जोड़ के अलग अलग स्टेज पे फंक्शंस करेंगे। इस लाइन को लिखने के बाद मुझे बता दीजिएगा जब हो जाए। नहीं सोनाली, बुक में 4 नहीं है बेटा, आप गलत जगह। आप 4 डिफरेंट साइक्लिन देख रहे हो, ये सीडीके 4 बता रहा हूँ। देखो सोनाली, ध्यान दो, 4 डिफरेंट सीडीके लिखा है, आपकी बुक में 9 सीडीके लिखा है बेटा। मैं बताऊं कहाँ पे है क्या? मिला कि नहीं मिला सबको? 9 लिखा है ना उसका, हाँ 9 है, उसको सही कर लो सोनाली बेटा, सही कर लो। हाँ, अच्छा, वो 9 वाली इंफॉर्मेशन गलत हो गई ना। 4 डिफरेंट साइक्लिन के साथ
9 डिफरेंट सीडीके जुड़ रहे हैं, ये उसमें लिखा है आपकी बुक में। हो गया सबका? बाकी लोग भी बताओ, हो गया कि नहीं? ठीक है, पहले उतनी क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लियर है कि 4 ही सीडीके रोल प्ले करें। पहले था कि 4 शायद रोल प्ले करते हैं, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। इसलिए थोड़ा-सा सेंटेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है। अब जो टेबल आपकी बुक में दी हुई है, वो टेबल आपको रट्टे मारनी है। मैं दिखा दे रहा हूँ किस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। हुँ, ये वाली टेबल, ठीक है? ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है। देखिए, जो लाइनें बनी हैं, यही ब्रूस एल्बर्ट्स में सिर्फ़ इतना लिखा हुआ है। तो आप इसको भी अपनी बुक में ऐड कर लीजिए टेबल के पास में। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए प्लीज़, जो रेड से है। अभी लिखिए। अच्छा, बात के लिए नहीं, अभी तुरंत करिए। हो गया? ठीक। अब देखिए कैसे अभी हम लोगों ने बोला साइक्लिन रेगुलेटरी सब यूनिट है और सीडीके कैटालिटिक सब यूनिट है, और हम लोगों ने बोला कैटालिटिक सब यूनिट की एक्टिविटी डिपेंड करती है रेगुलेटरी सब यूनिट के बाइंडिंग पे। इसका मतलब रेगुलेटरी सब यूनिट जो बाइंड करती है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिव हो जाती है। वो क्या होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो होता क्या है कि लाइक जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, जब वो कैटालिटिक जैसे आप भी जानते हैं किसी भी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उस एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है वो रॉ मटेरियल से इंटरैक्ट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के केस में क्या होता है, इसकी एक्टिव साइट एक स्लैब ऑफ प्रोटीन है जिसको हम टी लूप बोलते हैं, उससे छुपी रहती है। ठीक है, देखा कि एक्टिव साइट इन द सीडीके प्रोटीन इज पार्टली ऑब्सक्योर्ड बाय अ स्लैब ऑफ प्रोटीन, और जब साइक्लिन बाइंड करती है तो ये स्लैब ऑफ प्रोटीन हट जाती है जिससे एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, cyclin binding causes the slab to move away from the active site, resulting in partial activation of CDK enzyme. So cyclin binding does not cause full activation, it is causing only partial activation of CDK activity. Full activation will require support or help of another enzyme which is known as CDK activating enzyme, CDK activating kinase. And what this kinase will do, it causes phosphorylation of a threonine near the entrance of the CDK active site. Listen very carefully. This CDK activating kinase is causing phosphorylation of threonine near the entrance of CDK active site,
because of which now this cyclin dependent kinase, again this phosphorylation is called some conformational change, which will cause full activation of cyclin CDK complex. Okay, so full activation of cyclin CDK complex occurs in two steps. One, because of the binding of cyclin, which causes partial activation, and then phosphorylation caused by CDK activating kinases, which causes full activation of cyclin CDK complex. इतनी बात क्लियर है सबको? यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? अरे हाँ जी बाजी बोलते जाओ भाई। ठीक है, अब साइक्लिन को साइक्लिन क्यों बोलते हैं, जरा इसको भी डिकोड कर लेते हैं। साइक्लिन को साइक्लिन इसलिए बोलते हैं, इनका लेवल साइक्लिकल वे में साइकिल के दौरान चेंज होता है, जैसा कि नीचे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। कि डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो साइक्लिन्स आर सो नेम्ड, किसी को जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके बना लेना। साइक्लिन्स आर सो नेम्ड बिकॉज देयर लेवल changes during cell cycle. They form a family of proteins that is defined by three key features. In cycling के तीन key features हैं। पहला क्या है? They bind and activate CDK। तो आपने देखा CDK की catalytic activity तभी active होती है जब cyclin bound होती है। The activity and substrate specificity of any given CDK। अभी आपने देखा था अलग अलग स्टेज पे अलग अलग cyclin ईस्ट के केस में सेम सीडीके के साथ जुड़ के उस स्टेज के फंक्शन को कैरी आउट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस केस में सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्टेज स्पेसिफिक साइक्लिन। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि द एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी गिवन सीडीके इज प्राइमरली डिफाइंड बाय द पर्टिकुलर साइक्लिन टू विच इट इज बाउंड। एम साइक्लिन के साथ बाउंड है तो एम फेज के काम करेगा, एस के साथ बाउंड है तो एस के काम करेगा, उस तरह से। उसके अलावा साइक्लिन्स आर ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेल साइकिल स्टेज दैट दे ट्रिगर एंड आर एब्सेंट इन अदर सेल साइकिल स्टेजेस। ठीक है, यानी जिस स्टेज में उनका रोल है उसी स्टेज में उनकी वो आपको दिखाई देते, बाकी स्टेज में वो नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है दो चीजों पर, बायोसिंथेसिस और डिग्रेडेशन। अगर रेट ऑफ सिंथेसिस डिग्रेडेशन से ज्यादा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ डिग्रेडेशन सिंथेसिस से ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बात मैंने बोली ये और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दें। इस डायग्राम को देखिए, भाई आज गलत निकल जाता है, अभी भी नहीं आया, तो डायग्राम आपको याद भी करना है। ये डायग्राम है ना, देखिए इधर G1 S साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करा और S फेज के एंट्री के दौरान G1 S का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। S फेज का कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ G1 यानी S फेज से पहले ही S फेज साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, S साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और फिर ये डिक्रीज हो गया M मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन स्टेज में, और M साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू करा टुवर्ड्स द एंड ऑफ या टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ G2 फेज। ठीक है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है अलग अलग स्टेज पे अलग अलग साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो रहा है। सबको डायग्राम में दिखाई दे रहा है? क्यों बच्चा पार्टी दिख रहा है ना? अब देखिए इस डायग्राम में कहीं पे भी जी साइक्लिन मेंशन में नहीं है। G1 S है और M है, जबकि साइक्लिन 4 तरीके के हम लोगों ने बोला। अच्छा, G1 साइक्लिन इसलिए मेंशन नहीं है, G1 साइक्लिन रिस्पॉन्ड करती न्यूट्रिशनल स्टेट या प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स या ग्रोथ इनहिबिटरी फैक्टर्स। अच्छा, तो जब खूब खाने को मिल रहा है, खूब ग्रोथ फैक्टर, तभी तो सेल डिवाइड करेगा, फालतू को थोड़ी सेल डिवाइड कर जाएगा। तो G1 साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता है, वो ऑर्गेनिज्म की स्थिति के हिसाब से डिसाइड होता है, बाकी का फिक्स तरीका फॉलो करता है। इसलिए डायग्राम आपको बना के प्रैक्टिस करना, याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे साइक्लिन की दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अभी आपने देखा था एस साइक्लिन का कॉन्सेंट्रेशन G1 के एंड में इंक्रीज करने लगा था, याद है सबको? डायग्राम में देखा था ना, जबकि एस साइक्लिन की जरूरत पड़ेगी एस फेज में, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही बढ़ने लगा, यानी कि तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ कह रहा है, साइक्लिन्स नॉट ओनली रेगुलेट ए पर्टिकुलर सेल साइकिल स्टेज but also set in motion a series of events in preparation for the
नेक्स्ट सेल साइकिल स्टेज। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ये तीनों फंक्शंस क्लियर हैं सबको बच्चों? अब देखिए साइक्लिन हो सकते हैं 4 तरीके के, है ना? G1 साइक्लिन, G1 S साइक्लिन, S साइक्लिन और M साइक्लिन, ठीक है? The different types of cyclins are quite distinct from each other in protein sequence, obviously अलग-अलग होंगे, but all of them contain a conserved 100 amino acid region known as cyclin box and possess similar three-dimensional structures. ये बॉक्स आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना है, ठीक है? तो वो ईस्ट में सिंगल सीडी के अलग-अलग स्टेज की साइक्लिन के साथ जुड़ के काम कर रहा है ना? और यहाँ पे देखिए अलग-अलग सीडी के, अलग-अलग साइक्लिन के साथ जुड़ के अलग-अलग स्टेज पे काम कर रहा है। किसके केस में? वर्टिब्रेट्स, ह्यूमन्स के केस में, मेटाजोन्स के केस में। ठीक है, अब जीवन साइक्लिन का ज़रा-सा बात कर लें, वैसे ये मैं एंड में ज़्यादा पढ़ाऊँगा। देखिए जीवन साइक्लिन आर इम्पोर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग द सेल साइकिल विद एक्स्ट्रा सेलुलर इवेंट्स, है ना? सेल के बाहर न्यूट्रिशनल स्टेट कैसा है, ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल, इन्हिबिटिंग सिग्नल ज़्यादा कौन ज़्यादा है। Their activity is subject to regulation by signal transduction pathway that senses the presence of growth factors or cell proliferation inhibitory signal. In metazoan, G1 cyclin are known as cyclin Ds and they bind to CDK4 and 6 जो टेबल में बना हुआ है ना? आप चाहो तो दिखा देते हैं। G1 साइक्लिन को साइक्लिन डी बोलते हैं जो CDK4 and 6 के साथ बाइंड कर रहा है। सही, आपको फिंगर टिप्स पे लाना है। G1 cyclin are unusual in that, जो पॉइंट अभी मैं बोला था, their level do not fluctuate in a specific pattern during the cell cycle, जैसा कि बाकी सबका हो रहा है। Instead, in response to macromolecule biosynthesis and extracellular signals, their levels gradually increase throughout the cell cycle. ठीक है, तो इनका कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे जीवन एस साइक्लिन हो गया। अब देखो यहाँ पे वो डायग्राम के थ्रू शो किया गया है ना, जैसे कि लाइक जीवन फेज में साइक्लिन डी सी डी की फोर साथ के साथ बांध करके जीवन से एस फेज में गया। उसमें आपको साइक्लिन ई सी डी के टू ने हेल्प किया। बाकी के एस फेज की एक्टिविटी को कौन कैरी आउट कर रहा है? साइक्लिन ए सी डी के टू। और उसके बाद आ गया जी टू फेज जो एम फेज में एंटर करेगा, एन जी टू और एम फेज, जिसके लिए साइक्लिन ए बी साइक्लिन सी डी के साथ बाइंड करके अपने सी डी के वन के साथ बाइंड करके अपने फंक्शंस को कैरी आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब तो अपने आप याद जाएगी, वो टेबल याद करो, ये सब बच्चों वाली चीज है। जीवन एस साइक्लिन एम साइक्लिन, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये डायग्राम मैंने आपसे याद करने को कहा है। अच्छा, ये पोर्शन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं डिटेल में अलग अलग स्टेज अभी पढ़ाऊंगा, वहां पे पढ़ाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप अपने आप पढ़ लेना, मैंने स्किप किया इसका मतलब आप स्किप करेंगे, आप एक रीडिंग मार लेना, लेकिन मैं सबसे कहीं ज्यादा अच्छे से डिटेल में भी आगे पढ़ाऊंगा जब एक हर स्टेज में हम लोग एंटर करेंगे। बट उसके पहले जरा फाइन ट्यूनिंग यानी सीडीके की एक्टिविटी को और कैसे रेगुलेट किया जाता है उसको जरा समझें। ये चीज भी ओवरव्यू यहाँ पे, इसकी मेन फंक्शनिंग आप अलग स्टेजेस पे देखेंगे, लेकिन यहाँ समझ लोगे तो वहां समझना ही नहीं जाएगा। तो अभी आपने देखा साइक्लिन सीडीके को हम लोग दो स्टेज में एक्टिव कर रहे थे। पहले पार्शियल एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन एंड देन फुल एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ एन एंजाइम नोन एज, नाम बताओ एंजाइम का, जल्दी से नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, टाइम कम है, 9 मिनट। सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज भाई, सी ए के। तुम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे मेरी बातें, ध्यान से अच्छे से सुनो भाई, इतनी बढ़िया स्टोरी सुना के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने बोला अब सीडीके एक्टिवेटिंग एंजाइम का काम है सेल साइकिल की स्टेज में मदद करना। कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को प्रमोट करती है उसको पूरे टाइम आप एक्टिवेट नहीं रख सकते, उसको रेगुलेट करना। जैसे आपको एक बाइक दे दी जाए जिसमें सिर्फ एक्सीलरेटर हो, चला लोगे ऐसी बाइक? नहीं ना, नहीं चला पाओगे, मुश्किल में फंस जाओगे। तो इसी तरह केवल प्रमोट करने वाला चीज है तो फिर ठीक नहीं है, उसका मतलब उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने की कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के भी तरीके होते हैं। एक तो तरीका होगा साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन और है ना लेवल कम ज्यादा करना, वो एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं और क्या तरीके। एक तरीका है जिसमें रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन करते हैं, इसका साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स का। तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट कर दोगे, ये फॉस्फोराइलेशन इनिबिटरी होता है, तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स इनएक्टिवेट हो जाएगा। और जब उसकी जरूरत हो तो उस इनिबिटरी फॉस्फोरिल ग्रुप को हटा दो,
फॉस्फोरिल ग्रुप ऐड करने का काम करता है काइनेज, और रिमूव करने का काम कौन करता है? फॉस्फेटेज। तो उसको हटा दो फॉस्फोरिल तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एम फेज के दौरान 2 एंजाइम्स हैं, कौन-कौन से? V1 काइनेज और CDC25 फॉस्फेटेज। ये 2 डिसाइड करते हैं एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है? देखा है? कि phosphorylation at a pair of amino acid in the roof of kinase active site inhibits the activity of cyclin CDK complex. A highly conserved tyrosine and adjacent threonine are subject to regulated phosphorylation. Both residues are situated in the ATP binding pocket of CDK, and their phosphorylation most likely interferes with positioning of ATP in the pocket. Phosphorylation of these sites by protein kinase known as V1 inhibits CDK activity, while dephosphorylation at these sites by phosphatase, कौन phosphatase? CDC25 phosphatase increases CDK activity. इसका मतलब एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर? CDC25 फॉस्फेटेज या V1 काइनेज, यानी इन दोनों का बैलेंस डिसाइड करेगा एम साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा। द बैलेंस बिटवीन V1 kinase and CDC25 phosphatase determines whether the cell will remain in G2 or progress into M phase. M cycling की रेगुलेशन की बात हो रही है ना, तो G2 में रहेगा, M phase में जाएगा, ये डिसाइड करेगा इन दोनों का बैलेंस। ये स्लाइड का हर पॉइंट क्लियर है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ, हर पॉइंट क्लियर है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाला। ठीक है? अच्छा, ये वो डायग्राम के थ्रू दिया दिखाया गया था। उसके अलावा एक और तरीका है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, वो है रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में ध्यान दीजिए, देखिए ये साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है जो एक्टिव है। आपने इनहिबिटरी प्रोटीन P27 को इसके साथ एसोसिएट कर दिया, जिससे ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है? तो ऐसे इनहिबिटरी उससे भी आप इनहिबिट कर सकते हो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को। ठीक है? बाइंडिंग ऑफ CDK इनहिबिटरी प्रोटीन, जिसको CKI बोलते हैं, लाइक P27 inactivate cyclin CDK complex. Three-dimensional structure of cyclin CDK CKI complex reveals that CKI binding stimulates a large rearrangement in the structure of CDK active site. CKI binding से CDK active site ऐसे rearrange हो जाती है जिससे वो inactive हो जाएगी, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा। एक ये तरीका हो गया साइक्लिन CDK एक्टिविटी को रेगुलेट करने का। मेटाजोएंस में इस इनहिबिटरी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं P27, और इसी प्रोटीन को, इसमें भी इसी तरह की इनहिबिटरी प्रोटीन को ईस्ट के केस में हम बोलते हैं SIC1। ठीक है? ये भी CDK इनहिबिटर हो गया, जो G1 फेज के दौरान इनहिबिट करेगा। ठीक है? तो अगर आपको नेक्स्ट फेज में एंटर करना है, तो आपको क्या करना होगा? इस इनहिबिटरी प्रोटीन को डिग्रेड करना होगा। वो हम लोग अभी जब स्टेज में जाएँगे वहाँ देखेंगे कैसे डिग्रेड किया जाता है। अब आपके पास 5 मिनट बने, जल्दी से इस टेबल को अभी बना लो। अभी बना लो, बच्चा पार्टी। और बना के ओके करो, बस क्लास में खत्म कर दूँगा। हो गया? हो गया ना सबका? बच्चों?
ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं रोकेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से रीडिंग कर लेना जितना पढ़ाया है, अच्छा? और मेरे साथ चलने की कोशिश करना। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, मैं बहुत सिंपल बना दूँगा, बट अगर आप रीडिंग अच्छे से करोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों? बाय-बाय, गुड नाइट एवरीवन।